इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन में हड़कंप मच चुका है। एक तरफ वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बिना परमिशन के वो रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवास खाली करने के लिए आज आखिरी दिन है अल्टीमेटम का। 7 दिन का अल्टीमेटम राबड़ी देवी को दिया गया था, जिसके बाद सामान शिफ्टिंग की प्रोसेस चल रही है। लेकिन इससे पहले राबड़ी देवी ने एक और पत्र निर्माण विभाग को, भवन निर्माण विभाग को भेजा है, जिसके बाद से अब सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं। और इंडी गठबंधन में चल रहे सियासी घमासान में क्या कुछ चल रहा है, कैसे इंडी गठबंधन इस समय परेशान है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं मुकेश सैनी की। आखिर इन्हें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है और क्यों ये बात कही जा रही है कि बिना परमिशन की सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे थे? देखिए, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, खास करके अगर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इस इलाके की, उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की, तो मुकेश सहनी अक्सर आपको बरसाती मेंढक की तरह नजर आने लगते हैं। अभी हमने देखा बिहार में कैसी दुर्गति हुई मुकेश सहनी की। 4 करोड़ के सोने के रथ पे घूमने वाले मुकेश सहनी बिहार चुनाव में उनके सारे दावे फेल हो गए और एक भी सीट नहीं जीत पाए। कहां ख्वाब देख रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम बनने का, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी को जोरदार झटका लगा। उसके बाद भी मुकेश सहनी संभलने की बजाय एक नई राजनीति के जरिए पूरे देश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दौर में निषादों के सबसे बड़े नेता वही हैं, मल्लाहों के सबसे बड़े नेता वही हैं। और इसी कड़ी में आजकल उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। कुछ महीने बाद वहां चुनाव होने वाले हैं। यूपी में निषादों की जनसंख्या अच्छी खासी है, वोट बैंक पर काफी बड़ा प्रभाव है। ऐसे में मुकेश सहनी पिछले कुछ दिनों से वहां लगातार सक्रिय हैं। एक मामला हुआ था मई के महीने में शाहजहांपुर में। वहां पर आजाद बिंद नाम के एक युवक को उसकी हत्या कर दी गई थी गोली मार के। और हत्या कब की गई थी? जब वो अपनी ही शादी के दौरान जा रहे थे और रास्ते में उनको रोककर हत्या कर दी गई। उसमें प्रेम प्रसंग और बहुत सारी चीजों का मामला सामने आया था। तो उनके घर पर ही मुकेश सहनी जाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले दिनों भी पुलिस ने उनको रोका था और चेतावनी दी थी कि आप जो है वहां पर मत जाइए, माहौल बिगड़ेगा। आज एक रैली का आयोजन वहां पर होना है और मुकेश सहनी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके आवास पर ही, लखनऊ में जो उनका आवास है, वहां पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि मुकेश सहनी के वहां जाने से स्थिति भयावह हो सकती थी, माहौल खराब हो सकता था। क्योंकि अगर आप देखिए, किसी जाति के लोगों की हत्या होती है, मौत होती है, अगर उस जाति के लोग वहां जाते हैं तो कई बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। अभी हमने देखा भरत तिवारी का मामला कैसे बिहार में चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको हैंडल करने में लगी है। इसी तरह योगी पुलिस ने सीधे तौर पर कहा कि अगर मुकेश सहनी वहां पर जाएंगे तो माहौल खराब होगा। सर, मुकेश सहनी का कहना है कि ये अघोषित आपातकाल है उनके लिए। देखिए, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। अभी तो 25 जून की तारीख बीते हुए 2-4 दिन भी नहीं हुआ है। 25 जून 1975 जब देश में आपातकाल लगाया गया और मार्च 1977 तक चला। उस बीच में इंडी वालों ने क्या कुछ किया था, उस समय तो कांग्रेस ही पार्टी थी। कांग्रेस ने जो किया था, मुकेश सहनी को एक बार उसको भी बताना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वाले लोग किसी तरह से अपना फायदा देखते हैं। मुकेश सहनी, आप देखिए, जब बिहार में चुनाव था, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, लेकिन जहां इनका घर है दरभंगा जिला के गौड़ा बौराम में, वहां से इनके भाई उम्मीदवार बने और उसके बाद ऐसा बवाल हुआ कि उम्मीदवार बैठ गए, इनके भाई जो थे। उसके बाद आरजेडी के अफजल अली वहां से खड़े हो गए, फिर उनको पार्टी से निकाला गया, फिर दोबारा लिया गया और बाद में उम्मीदवार घोषित किया गया। लेकिन क्या हुआ, मुकेश सहनी डर गए और इनके भाई संतोष सहनी को बाद में जब वोटिंग के परिणाम निकलकर सामने आए तो 5000 वोट भी नहीं मिले। क्योंकि वहां पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे चुनाव के समय में। मुकेश सहनी के आसपास, उनके घर के आसपास के लोगों का कहना था कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, इसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये भले ही आरक्षण की बात करे, ये भले ही लोगों की तरक्की की बात करे, लेकिन जो निषाद, जो मल्लाह, जो केवट वहां हमें मिले, उन्होंने साफ तौर पर मुकेश सहनी का विरोध किया और कहा कि इनके पिता की हत्या कर दी गई,
यादव और मुसलमान आरोपी थे, लेकिन इन्होंने इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके से ये राजनीति करते हैं उस पर इनके घर के लोग, आसपास के लोग ही सवाल उठाते हैं, और यही कारण था मुकेश सहनी को करारी हार का सामना करना पड़ा और ये एक भी सीट जीत नहीं पाए। और जहां भी बिहार में इन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया, कई जगह आप देखिए, सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़े थे, वहां से सकलदेव बिंद को उतारा गया था वीआईपी से, लेकिन वो बाद में बीजेपी के साथ आ गए। तो ऐसे में मुकेश सहनी की सारी रणनीति, सारी राजनीति धरी की धरी रह गई और इनको हर तरफ से झटके लगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि इनको अपना देखिए, अपनी तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। 4 करोड़ का इन्होंने रथ बनवाया था पिछले बार के चुनाव में, हाथ में गंगाजल लेकर शपथ ली थी कि कभी बीजेपी को वोट कोई मल्ला निषाद नहीं देगा। लेकिन क्या हुआ, सारे निषाद, सारे मल्ला, सारे केवट ने एक स्वर में वहां पर बीजेपी का समर्थन किया। और गौड़ा बोरम की ही बात कर लीजिए, वहां से सुजीत कुमार रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते और मुकेश सहनी के सारे दावे फेल हो गए। तो लोगों का यही कहना है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी राजनीति करता हो, जैसे बिहार में बहुत सारे लोग हैं, जीतन राम मांझी को आप देख लीजिए, सिर्फ अपनी परिवार की राजनीति, उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अपनी परिवार की राजनीति, जो पूरा हक है इनकी पार्टी में, जो बड़ा पद है, वो सारे पदों पर इन सबका ही कब्जा होगा। मांझी खुद मंत्री मोदी सरकार में, बेटे सम्राट सरकार में, उनकी बहू विधायक, समधन विधायक, उनके दामाद SC ST प्रकोष्ठ में बड़ी जिम्मेदारी। वही हाल कुशवाहा का है, बेटे को भी मंत्री बनाना है, खुद भी राज्यसभा की सीट चाहिए, चुनाव जीत भी गए राज्यसभा का, उसका पत्नी भी विधायक है, और फिर जो नाराज लोग हैं 4 में से 3 बगावत कर देते हैं। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा हर बार उठाया जाता है, जब बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, विपक्ष हमेशा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग खुद ही क्यों उस मुद्दे को खराब करने की कोशिश करते हैं, कानून का अपमान करते हैं। जब भी इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है तो इस तरीके की बातें फैलाते हैं। हालांकि ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इन एक्शन से इनको क्यों इतनी परेशानी होती है? देखिए, बिहार और यूपी की स्थिति अलग है। बिहार में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो सारी हेकड़ी यहां निकाल देंगे। और मुकेश सहनी तो बहुत छोटी सी चीज है राजनीति में। जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो बड़े बड़े सूरमा हैं, उनकी बाहुबली, उनकी दबंगई, उनका दबदबा उत्तर प्रदेश में चलता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सबको बताया है कि इलाज कैसे होता है अगर नकारात्मक राजनीति करोगे तो। और मुकेश सहनी को हाउस अरेस्ट किया गया। मुकेश सहनी को सीधे तौर पर कहा गया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। चंद्रशेखर रावण को भी हाउस अरेस्ट किया गया, अजय राय को भी कुछ समय पहले हाउस अरेस्ट किया गया था। तो योगी सरकार में सीधे तौर पर सरकार का एक रवैया है कि जो व्यक्ति कानून बिगाड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म जाति का हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था पर है। और मुकेश सहनी इस बात को नहीं समझते। अभी देखिए, आप कर्नाटक में ये जाकर के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी निषादों की कुछ आबादी है, तो इनको लगता है कि निषादों के बीच में ये बहुत पॉपुलर नेता है। जबकि उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है, 4% से ज्यादा, 5% सिर्फ निषाद जाति के लोग हैं। निषाद, मल्ला, केवट की बात करें, यदि उसमें बिंद, कश्यप, कहार, इन लोगों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 9% तक, 10% तक जाता है। तो ऐसे में फायदा किसको मिलता है? फायदा तो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर लोग वोट करते हैं। तो निषादों की पहली पसंद बीजेपी है, मल्लाहों की पहली पसंद बीजेपी है, क्योंकि कई बार हिंदू बना मुस्लिम की जब लड़ाई की बात आती है तो वहां पर मल्लाह, निषाद खुलकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर कोई तैयार नहीं होता। यहाँ देखिए, इंडी गठबंधन की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मुकेश सहनी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी बीजेपी के साथ जाएंगे, कभी तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, और तेजस्वी यादव के सामने दबाव बनाएंगे, हमें 60 सीटें चाहिए, हमें डिप्टी CM का पद चाहिए। तो आप ये देखिए कि कहाँ तेजस्वी यादव की पार्टी RJD है, जिसने कि कई साल तक बिहार में राज किया, उसका अपना एक जनाधार है, 30-35% अपना वोट बैंक है, और उस पार्टी पर ये लोग दबाव बनाते हैं। लेकिन इनको कितनी सीटें मिली सबको मालूम है, उसके बाद क्या स्थिति हुई। तो इसीलिए अब इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो ये जो 4-5% निषाद वोट बैंक है, इसको लेकर दबाव बनाओ, इसको लेकर माहौल बनाओ कि कहीं बीजेपी हमें आमंत्रित कर दे कि आइए आप हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइए, या फिर अखिलेश यादव हमको भाव दें। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या कुछ समीकरण बनेंगे वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुकेश सहनी की दाल गलने वाली यहाँ नहीं है। जी सर, आपने RJD की बात करी, तो RJD के खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। राबड़ी आवाज को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आज उसकी आखिरी तारीख है। क्या लगता है कि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे सामान शिफ्टिंग की प्रोसेस तो दिखाई दे रही है, लेकिन राबड़ी देवी एक के बाद एक पत्र जो है सरकार को लिख रही है, तो क्या वो जल्द से जल्द ये बंगला खाली करेंगे? क्या आज सम्राट चौधरी को कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लेना होगा? नहीं, देखिए, राबड़ी देवी ने सरेंडर कर दिया है।
जिस तरीके से सामान शिफ्टिंग पूरी तरह से चल रही है और पोलो रोड जो तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया है नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, लगभग सारे सामान वहीं जा रहे हैं। कुछ सामान कौटिल्या नगर में भी जा रहे हैं। हालांकि उस बंगले का पूरा अभी काम नहीं हो पाया है। इस वजह से जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ये बंगला खाली करेंगे, क्योंकि लालू यादव की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ऐसे में रोज ये हर कच कुछ ज्यादा ही हो रहा है और आरजेडी के लोग, खास करके तेजस्वी और पार्टी परिवार के लोग, ये समझते हैं इस बात को कि ज्यादा अगर इसी मामले में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम फिर दूसरी राजनीति नहीं कर पाएंगे, बीजेपी के खिलाफ हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, जो बड़े मुद्दे हैं उनको नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा, सरकार का क्लियर ऑर्डर है। सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में बंगला खाली करना पड़ेगा। भवन निर्माण मंत्रालय की ओर से नोटिस एक बार नहीं कई बार जारी हो गए हैं और लेसी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि बंगला आपको खाली करना पड़ेगा और आज वो समय है, वो अल्टीमेटम है। और अगर उनका रवैया ठीक रहा, सरकार को लगेगा कि हाँ ये कर रहे हैं, 2-4 दिन में ये चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार अपने तरीके से निकालेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि राबड़ी देवी अब जो है, जिस तरीके से वो हुंकार भर रही थी, जिस तरीके से वो चैलेंज कर रही थी कि पुलिस बुला लो, जो करना है कर लो, अब उनकी हेकड़ी निकल गई है और सामान के साथ साथ लालू, राबड़ी और पूरे परिवार की यहाँ से विदाई होगी। और अब नए आवास में शिफ्टिंग की पूरी तैयारी भी हो ही चुकी है। कुछ दिनों में आपको तस्वीरें नजर आएंगी जब तेजस्वी यादव के घर पर एक बार फिर से लालू, राबड़ी और पूरे परिवार के लोग नजर आएंगे। हालांकि इनके कई जगहों पर पटना में घर बन रहे हैं, एक अपना बंगलो भी बन रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो एड्रेस है ये टेम्प्रोरी है, कुछ दिनों के लिए है? क्या तेजस्वी के साथ ही पूरा परिवार रहेगा या आगे चलकर ये कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे? अब यहाँ पे उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती का भी बंगला है अपना। तो पोलो रोड के अलावा भी कौटिल्या नगर, 39 हार्डिंग रोड, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास। ऐसे में देखना ये होगा आगे चलकर परिवार कहाँ जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर इंडी गठबंधन के अंदर अभी पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है, पार्टियां परेशान नजर आ रही है। मुकेश सहनी की बात करें तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद वो कई तरीके के सवाल सरकार पर उठा रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवास को लेकर अभी भी बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज राबड़ी देवी आवास खाली करेंगी या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।